जिए तो जिए कैसे बिन आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, जिए तो जिए कैसे बिन आपके। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज से जो आप लोग का क्लास चलने वाला है, ये तो मेरे को पागल बना कर रखो है भाई। हाँ, तो आज से जो आप लोग का क्लास चलने वाला है 25 से 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आएंगे आज से 31 तारीख तक, ठीक है। और वैसे क्वेश्चन को हम लेकर आने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे पहले भी बहुत सारा वीडियो डाला गया है, ठीक है, तो आप उन वीडियो को जरूर देख लीजिएगा क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट वगैरह आपको बताया गया है। तो सभी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। उसके साथ साथ यदि आपके आसपास कोई छोटे भाई बहन आपके हैं जो क्लास 11th में है और उनका एग्जाम 2022-23 में होने वाला है, यानी 23 में उनका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, तो उन लोग के लिए जो है बहुत ही मामूली सा रकम में, ठीक है, मात्र 599 रुपया में जो है पूरा का पूरा गणित का कोर्स आ गया है। उस एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। और 10वां वाला के लिए जो है मात्र 399 रुपया में है, ठीक है, बहुत कम राशि में आपको वहां पर कोर्स अवेलेबल करा दिया गया है। जाइए देखिए आराम से, 25 तारीख से उस पर वीडियो लोड होना शुरू हो जाएगा। आराम से पढ़िए, मौज मस्ती, कोरोना कुछ नहीं करेगा। और वो बैच का नाम है महाकाल बैच, ठीक है, कहते काल आ जाएगा ना, सब काल से लड़ लेंगे हम लोग। देखिए तो ये सेशन काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबों के लिए। आइए शुरू करते हैं। सवाल, सबसे पहला सवाल, और ये सेटअप आपको कैसा लग रहा है, ग्रीन बोर्ड वाला, सब कुछ आपको बेहतर दिखेगा, लाइट फाइट का प्रॉब्लम खत्म हो गया, आप कहीं से कुछ नहीं चमकेगा ना धमकेगा, ठीक है, और हमारा चेहरा भी आपको ठीक ठाक से दिख रहा होगा, नहीं साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, नहाए नहीं है 3-4 दिन से बस यही सेटअप वगैरह के चलते नहीं नहा पाते, टाइम नहीं मिल पाता है, क्या करें, खैर कोई बात नहीं, 1 तारीख के बाद नहाएंगे अच्छा से। आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन एकदम सटीक होगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे या उसके आसपास के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। हाँ, एकदम ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो पूछा जाएगा एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो उन्हीं में से चुनिंदे क्वेश्चन को हम लेकर आए हैं आपके सामने, एकदम मजेदार क्वेश्चन होगा। सबसे पहला सवाल आपके सामने में दिख रहा है और ये आपको पढ़ा दिए हैं, फॉग गॉफ हॉप वाला पढ़ा दिए हैं कॉन्सेप्ट। आपको नहीं देखे हैं तो उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर आप देख लीजिएगा। देखिए सबसे पहला सवाल आपके सामने में है, कहता है कि fx का मान, देखिए यहां पर fx का मान दिया गया है x² - 1 और दूसरा क्या है gx है ना, दूसरा है आपका gx, हाँ gx का मान भी दिया गया है। अब gx का मान क्या दिया गया है, तो gx बराबर आपका है 2x + 3, 2x + 3। आपको क्या कहता है निकालने के लिए, फॉग की गॉफ g(f(x) निकालना है, यानी गॉफ निकालना है, ठीक है। तो आपको बोले थे कि जब गॉफ निकालने के लिए कह रहा है तो g में यानी gx में जहां x दिख रहा है वहां पर fx का मान रख दीजिए। तो gx आपका ये है 2, x के जगह पर gx का मान रख देना है ना, सॉरी x के जगह पर fx का मान रख देना है। तो x² - 1 अब प्लस क्या हो जाएगा 3, तनी सजा लीजिए, तो हो जाएगा 2x² - 2 अब प्लस 3, यानी कितना हो जाएगा, तो 2x² और 3 में से 2 घट गया तो कितना हो जाएगा +1। इसका आंसर हो जाएगा आपका 2x² + 1। इसका आंसर कितना हो जाएगा 2x² + 1, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो अगला क्वेश्चन आपका है द्विआधारी संक्रिया, यानी बाइनरी सॉल्यूशन, सॉरी बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन वाला क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। इसमें क्या कह रहा है कि A* B अब बराबर में क्या है, A* B बराबर है आपका 3A अब प्लस 4B, 3A + 4B और -2 इसके बाद कहता है तो 4*5, 4*5 इसका मतलब समझिए
कि ए के जगह पर 4 और बी के जगह पर 5 ए में भर दीजिए तो कितना हो जाएगा 3 × 4 प्लस 4 × 5 और -2 तो हो जाएगा 4 × 12 प्लस 5 चौके 20 और -2 तब 12 20 32। अब 32 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, यानी इसका मान कितना हो जाएगा 30 के बराबर। ठीक है, तो आपके आंसर में देख लीजिएगा ऑप्शन में 30 कहीं पर है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा 30, यानी सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन होगा या एकदम फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा आपके ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। 90% हम आपको पहले से भी कहते आ रहे हैं कि 80 से 90% क्वेश्चन जो होगा सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, इसलिए हम मेन रूप से उसी का तैयारी कराए हैं आपको। आप देखिएगा हमारा पीछे वाले वीडियो को कि कोई भी क्वेश्चन आपको फिजूल का नहीं दिखेगा, या तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होगा क्वेश्चन। ठीक है, और हमने सोचा था कि पूरे के पूरे फॉर्मूला का वीडियो लेकर आए, तो एक पार्ट उसका लेकर आए हैं, आप देख लीजिएगा, या उसके फॉर्मूला का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पूरे के पूरे फॉर्मूला का एक वीडियो ही हम बना दिए थे। ठीक है, जिसमें एक्सरसाइज 1 से लेकर एक्सरसाइज 6 तक कंप्लीट कर लिए थे और दूसरा पार्ट उसका आना रह गया था, लेकिन आप लोगों ने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया बेहतर तरीके से। ठीक है, इसलिए मन छोट हो गया कि हम इतना मेहनत करके इस फॉर्मूला वाला वीडियो को लाए हैं और वीडियो का एवरेज व्यू क्या था मालूम है? 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा बच्चा देखा, जबकि वो पूरा का पूरा 20 मिनट का वीडियो था। 20 से 25 मिनट में हम जो पूरा का पूरा फॉर्मूला लेकर आए थे उसको 1 मिनट देखा गया था। तो कहला उतना काम करेंगे हम आपके लिए पूरा एकदम मेहनत करने पर, मालूम है उस फॉर्मूला को कहाँ से उसको मतलब पूरा का पूरा अरेंज करना, वीडियो शूट करना, ये साधारण काम नहीं था मेरे लिए। उसके लिए 6 घंटा काम करना पड़ा था हमें, लेकिन उस पर रिस्पॉन्स बेहतर नहीं आ पाया, तो हम पार्ट 1 बनाकर ही छोड़ दिए। आपको देख देते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर देखिए कितना बेहतरीन फॉर्मूला का कलेक्शन लेकर आए थे। खैर चलिए कोई बात नहीं है। आइए, इसका आंसर हो जाएगा 30 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अगला सवाल देखिए, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर है, या तो फॉर्मूला या फिर कॉन्सेप्ट, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है। देखिए ना, आपको देखते ही पता चल जाएगा कि सीधे कॉन्सेप्ट पर आधारित क्वेश्चन है, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। कहता है कि cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x, यही है ना? है हाँ, तो आपको मालूम है कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर क्या होता है? π/2। तो ये cot बाहर में है और यहां हो जाएगा π/2, यानी cot 90 डिग्री का मान। ठीक है, तो cot 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला सवाल जो है, अगला सवाल कहिएगा कि फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, लेकिन आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड है लेकिन आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाना है। आपको क्या लगाना है? तो हमारा कॉन्सेप्ट लगाना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए हमने स्पेशल कॉन्सेप्ट तैयार किया है इन सब क्वेश्चन के लिए। देखिए क्या है, tan इनवर्स 1 अब प्लस tan इनवर्स 1/3। देखिएगा tan इनवर्स 1/3, अब एक बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। और ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम आपको बताए हैं कि tan इनवर्स बाहर में लिख लेना। ठीक है, इसके बाद क्या करना है? इन नीचे वाला को ऊपर वाला से गुना करना है, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर ई नीचे वाला को ई ऊपर वाला से गुना करना है, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब क्या करना है? तो ये दोनों को आपस में गुना करना है, माने 1/1 का 1/3 को गुना करेंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 1, और 1 को 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 3। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ है प्लस, ठीक है, यहाँ है प्लस, तो हमको क्या करना है? उल्टा काम करना है। प्लस रहेगा तो ऊपर वाला को नीचे वाला में से घटा देंगे, और यदि यहाँ माइनस रहेगा तो ऊपर वाला को नीचे वाला में जोड़ देंगे, उल्टा काम करेंगे। यहाँ प्लस है इसलिए ऊपर वाला को नीचे वाला में से घटा देंगे, तो 3 में से 1 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2 नहीं, और ये कट गया, ऊपर में 3 1 4 बटा में 2, तो tan इनवर्स 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 2, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ऐसे ही टेक्निकली क्वेश्चन आपके साथ सामने आएगा और आपको उसको ऐसे ही टेक्निकली जवाब देना है, ठीक ना? हाँ, अब फॉर्मूला रट के यहाँ पर नहीं बैठ जाना है, ठीक है। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे सीधे फॉर्मूला ही आपसे पूछा जाएगा, या तो फॉर्मूला बेस्ड या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपसे पूछ दिया जाएगा। तो फॉर्मूला याद रहना आपके लिए बहुत जरूरी है, और फॉर्मूला का वीडियो हम पहले ही आपको दे दिए हैं, ठीक ना।
चलिए अगले सवाल को देखिए, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग जल्दी से। अगला क्वेश्चन को देखिए, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। सवाल है आपका tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। देख लीजिए tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स माइनस √3। कोई बात नहीं, चलिए देखिएगा tan में √3 कितना का मान, अरे उल्टा है, इनवर्स है तो उल्टा है, उल्टा है लिखल तो पढ़ेंगे उल्टा ना। तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स √3 यानी tan में √3 कितना का मान, तो tan में √3 जो होता है 60 डिग्री का मान होता है, यानी कि π/3 का मान। हम माइनस यहां देखिए कॉट के अंदर में माइनस लगल है, तो आपको बोले हैं कि जब कॉस के अंदर, कॉट के अंदर और सेक के अंदर माइनस लग जाए तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है। कितना घटाना है, तो माइनस हटाने के लिए पाई में से घटा दिए। और कॉट में √3 कितना का मान, तो कॉट में √3 जो होता है वो होता है 30 डिग्री का मान, यानी π/6 का मान। π/3 और माइनस देखिए 6 पाई में से पाई घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5π/6। यहाँ इसका लॉसा हो जाएगा 3, यानी सॉरी 3 नहीं 6, ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 2 ना, तो हो जाएगा 2π और माइनस 5π घट के हो जाएगा -3π और बट्टा में 6 कट जाएगा 2 बार, यानी -π/2। इसका आंसर कितना हो जाएगा -π/2 के बराबर। चेक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल को देखेंगे, एकदम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम हल्का क्वेश्चन जरूर आपको लगेगा, लेकिन ये सत्य है कि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, फॉर्मूला बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्टली, माने छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, हाँ, तो आपको इग्नोर मारने की जरूरत नहीं है, इग्नोर मारिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एग्जाम में फिर पश्चाताप करना पड़ेगा आपको, नहीं, इसलिए ऐसा कुछ नहीं करना है। और जो लोग पहले पढ़ लिए हैं उनका ये रिवीजन हो रहा है आसानी से। नहीं, देखिए क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन तो देखते ही आपसे बन जाएगा, क्योंकि बहुत ही साधारण क्वेश्चन है। ठीक है, सवाल आपका है cos इनवर्स cos इनवर्स cos 7π/6। सबसे पहली चीज कि यहां देखिएगा, ये इसका जो रेंज होता है -π/2 से π/2 सॉरी 0 से पाई होता है। cos इनवर्स का जो रेंज होता है वो 0 से पाई होता है, लेकिन यहां पर यदि देखा जाए तो ये 7π/6 है, माने पाई से ज्यादा है, 1 पाई से भी ज्यादा है। इसको रेंज में लाना पड़ेगा। चलो बाबू, रेंज में लाने के लिए कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, cos इनवर्स cos पाई प्लस π/6। ठीक है, क्या आ जाएगा cos इनवर्स, देखिए पाई द्वितीय चतुर्थांश और उससे ज्यादा तृतीय चतुर्थांश, तृतीय में tan cot को प्लस में रखना है, तो ये cos है ना माइनस में जाएगा, तो माइनस cos π/6। ध्यान दीजिएगा cos इनवर्स के अंदर में माइनस लगा है, तो माइनस हटाना है, पाई में से घटाना है, 5 यहां हो जाएगा π/6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5π/6। चेक कर लीजिए, घटाने पर कितना आएगा 5π/6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। अब आपका क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम सीरीज में हम क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है। कहता है एक मैट्रिक्स A बराबर aij n गुने n कोटि का विषम सममित अवयव होगा। देखिए, यदि विषम सममित और समसममित की बात करें तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको बताया गया है। यदि सममित अवयव होगा, सममित अवयव होगा तो उसके लिए कॉन्सेप्ट है A बराबर A ट्रांसपोज। उसके लिए क्या है कॉन्सेप्ट, A बराबर A ट्रांसपोज। नहीं, हाँ देखिएगा, A बराबर A ट्रांसपोज, A बराबर A ट्रांसपोज, अर्थात A यदि aij है तो ट्रांसपोज में ठा में उलट जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा AJI। या तो ये आपसे पूछ देता है या फिर ये आपसे पूछ देता है। ठीक है, तो ये था सममित अवयव के लिए। और यदि इसी में विषम सममित आ जाए तो उसके लिए होता है A बराबर माइनस A ट्रांसपोज, A बराबर माइनस
ए ट्रांसपोज। ठीक है, तो अब यहां ध्यान से देखिएगा, तो यदि A बराबर AIJ है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा -AJI। तो ये विषम सममित के लिए हो गया। ठीक है, सममित रहेगा तो A बराबर AIJ या फिर A बराबर A ट्रांसपोज। विषम सममित रहेगा तो A बराबर -A ट्रांसपोज या फिर AIJ बराबर AJ -AJI। क्लियर हो गया? यहां चेक कर लीजिए क्या है, तो यहां है AIJ बराबर -AJI होगा, विषम सममित है ना, तो -AJI जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा। नहीं, चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि अवयव A तथा B एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि और केवल यदि। आपको बता दिए हैं कि यदि दो अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं तो आपको मालूम है कि दोनों के व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है। कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होता है, यह आपको पहले ही बता दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि दो अवयव हमारे पास है, एगो A है एगो B है, नहीं, और दोनों जो है एक दूसरे का क्या होगा, व्युत्क्रम होगा। तो A और B का गुणनफल जो होगा 1 के बराबर होगा, और यहाँ 1 का मतलब होता है I। 1 का मतलब क्या होता है, I। तो A को B से गुना कीजिए तैयो 1, या फिर B को A से गुना कीजिए तैयो 1, अर्थात क्या कह सकते हैं, AB बराबर BA बराबर I, AB बराबर BA बराबर I, और यही है आपका क्या, दोनों के व्युत्क्रम होने का कंडीशन। यदि दो अवयव एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो दोनों का गुणनफल हमेशा 1 के बराबर होगा, और एक मतलब तत्समक अवयव, तत्समक अवयव को I से सूचित करते हैं। इसलिए यदि A और B व्युत्क्रम है तो A और B का गुणनफल या फिर B और A का गुणनफल हमेशा कितना होगा, I के बराबर होगा। चेक कर लीजिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है, एक बार सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है AB बराबर BA बराबर I। नहीं, चलिए अगला सवाल आपसे कहता है कि 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हैं। डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 3 गुने 3 कोटि के ऐसे अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 है। ध्यान रखिएगा, जितना कोटि कह दे, यहां कह रहा है कि 3 गुने 3 कोटि के ऐसे कुल कितने अवयव संभव है जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हो। देखिए 0 या 1 हो तो आपको क्या करना है कि 2 के पावर में जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, ठीक है, जिसकी प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 हो और उसकी कोटि आपको मालूम हो, तो कोटि पहले लिख लीजिएगा। ठीक है, पहले कोटि आपको लिख लेना है। इसके बाद देखना है कि यदि प्रत्येक प्रविष्टियां 0 या 1 की बात करें तो आपको क्या करना है कि कोटि को गुना करके और पावर में रख देना है। ठीक है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 9। अब 2 के पावर 9 बराबर कितना, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 दूना 256 दूना 512, यानी इसका आंसर हो जाएगा 512 के बराबर। कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो 2 के पावर में उसका कोटि रख के हम मान निकाल दीजिएगा तो आंसर बन जाएगा। नहीं, चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल आपका कहता है कि A बराबर AIJ M गुने N कोटि का वर्ग अवयव है। M गुने N कोटि का यदि वह वर्ग अवयव है तो वर्ग अवयव मतलब वर्ग का क्या मतलब कि उसकी जितनी पंक्ति है उतना ही स्तंभ होना चाहिए। पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, वही वर्ग अवयव कहलाएगा। तो यदि A बराबर AIJ, ठीक है, यह M गुने N कोटि का वर्ग अवयव है, इसका मतलब है कि जितना M का मान है उतना ही N का मान भी होना चाहिए। नहीं, तब ना जब ये दोनों बराबर हो गए, जैसे 3 गुने 3 कोटि होना चाहिए, 4 गुने 4 कोटि होना चाहिए, 5 गुने 5 कोटि का होना चाहिए, 2 गुने 2 कोटि का होना चाहिए। कुल मिलाकर देखिए दोनों आपस में बराबर दिख रहा है, जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ। तो कह सकते हैं कि यदि यह वर्ग अवयव है तो M बराबर क्या होगा, N। M बराबर क्या होगा, N, यानी जितना पंक्ति उतना ही स्तंभ होना चाहिए। चलो बाबू, ऑप्शन नंबर A में आपको दिख रहा होगा, देख सकते हैं आप। देखिए अगला सवाल कहता है कि यदि A कोटि 2 का व्युत्क्रमीय अवयव है
तो डिटर्मिनांट ए के पावर डिटर्मिनांट ए इनवर्स बराबर होगा। पहले तो आपको एक चीज समझना है कि डिटर्मिनांट क्या है। तो डिटर्मिनांट जो है जब हम अवयव का मान निकाल लेते हैं, ठीक है, जब उसका वैल्यू निकाल लेते हैं तो वही आपका कहलाता है डिटर्मिनांट। और जो उसका वैल्यू निकल कर आता है किसी संख्या के रूप में निकल कर आता है, ठीक है। जब आप किसी डिटर्मिनांट का मान निकालते हैं तो वह मान किसी संख्या के रूप में निकल कर आता है, और यदि उस संख्या के पावर में -1 कर दिया जाए, इसका मतलब है कि वह 1 है। जैसे मान लीजिए कि किसी डिटर्मिनांट का मान निकाले तो 7 आ गया। अब डिटर्मिनांट के पावर में -1 निकले, इसका मतलब 1/7 है। आई तो डिटर्मिनांट का मान था ना, इसलिए इसको लिख सकते हैं 1 में डिटर्मिनांट ए। क्या लिख सकते हैं? 1 डिटर्मिनांट ए, नहीं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा 1 डिटर्मिनांट ए। चलिए अगले सवाल को देखेंगे। सवाल आपको दिख रहा होगा, कहता है कि यदि ए 3 × 3 कोटि का व्युत्क्रमीय वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए का मान क्या होगा? एडजॉइंट ए का मान क्या होगा? यदि 3 × 3 कोटि का है, गौर कीजिएगा, यदि 3 × 3 कोटि का है तो ए को कम कर लेना है, ठीक है। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट कितना के बराबर होगा, यही नहीं पूछ रहा है कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट कितना के बराबर होगा। पहले फिर से एक बार सवाल देख लीजिएगा। सवाल आपका है कि यदि ए 3 × 3 कोटि का वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट कितना के बराबर होगा? नहीं, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनांट कितना के बराबर होगा? तो जितना पावर में है, सॉरी, जितना कोटि है उससे 1 कम पावर कर देना है। तो 3 × 3 कोटि का है तो उसमें से 1 कम कर दीजिए तो 2 हो जाएगा। तो डिटर्मिनांट ए के पावर 2, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के बराबर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के बराबर। चलिए, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है और डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आसानी से टोटल कॉन्सेप्ट आपके पास रिवाइज होकर आ रहा है। और यदि आपने पहले वाला नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए जाकर, मजा आ जाएगा आपको। बोर्ड एग्जाम में एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आप आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से, क्योंकि हर प्रकार के कॉन्सेप्ट को बता दिया गया है, उस पर आधारित क्वेश्चन को करा दिया गया है आपको। नहीं, कहता है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? देखिए, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत ही हिट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग पहले एक बार दिमाग लगाइए इस क्वेश्चन के लिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। कहता है कि यदि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए 1 क्या होगा? ए बी माइनस बी ए 1 क्या होगा? जल्दी से एक बार बता दीजिएगा, ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो ए बी माइनस बी ए एक विषम सममित अवयव होता है, और इस क्वेश्चन को लगभग हमने 5-7 बार बता दिया है, ठीक है। हाँ, एकदम आपको यही सेम क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, सेम क्वेश्चन। ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है तो ए बी माइनस बी ए क्या होगा? तो ए बी माइनस बी ए जो है आपका यह विषम सममित अवयव कहलाता है। चलिए अगला सवाल, ये तो आपके कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन आपके सामने में है तो एक बार बनाने का प्रयास कर लीजिए सभी लोग। देखिए, बहुत साधारण सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट की बात आती है, सीधे सीधे कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, तो फिर हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे और सीधे सीधे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहां पर क्वेश्चन आपका है, देखिएगा, x2 18x अब बराबर में है 0, नहीं, बराबर में है 6 2 18, अब फिर 6। बहुत अच्छा, x का मान पूछा जा रहा है, जबकि डंटा को देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि डिटर्मिनांट है। और डिटर्मिनांट का मतलब ये होता है कि मान निकालिए, नहीं, तुलना नहीं कीजिए, पहले मान निकालिए। चलिए माने निकाल लेते हैं। x² माइनस 18 दूनी 36 अब बराबर, कहला परेशान के लिए भाई, जाओ ना, है जाइए उधर घूमिए, इधर कुछ नहीं मिलेगा, उधर जाइए। देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 36 माइनस 36, ना तो कहीं पढ़ाने लगेंगे ना तो माथा तोड़ो ब्रास्ट कर जाएगा, जल्दी भाग जाओ। हाँ, डिटर्मिनांट कहीं पढ़ लिया कि बस। देखिए, ये आपका इधर माइनस है, इधर प्लस में चला जाएगा, तो x² बराबर हो जाएगा आपका 36, इसलिए x बराबर हो जाएगा 6 प्लस माइनस 6। देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहा होगा
x का मान 6 के बराबर। अच्छा देखिए अगला क्वेश्चन जो आपका है ये सीधे कॉन्सेप्ट पर आधारित है, ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हम आपको बता दिए हैं, लेकिन फिर भी जब हम रिकैप कर रहे हैं, जब हम टारगेट लेकर आए हैं, तो फिर टारगेट में ये सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जो आपको मान लीजिए कि कहीं पुरान हो गया होगा, नहीं तो फिर से रेती चल जाएगा सब पर कि आपके लिए नया हो जाएगा क्वेश्चन, एकदम सब धरधरा कर आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि यदि सारणिक दिया गया है यहां पर आपका a माइनस बी और क्या b माइनस सी और c माइनस ए, b माइनस सी c माइनस ए, फिर क्या लिखा हुआ है b माइनस सी c माइनस ए और a माइनस बी, c माइनस ए और a माइनस बी, यही ना है। इसके बाद है फिर c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आपका है नहीं, और पूछ रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा। अब याद कीजिए आप क्या कि आपको बताए थे डिटर्मिनांट के गुणधर्म में कि जब किसी डिटर्मिनांट के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ के सभी अवयव यदि 0 के बराबर हो जाए तो पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है, या किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी संगत अवयव बराबर हो जाए, ठीक है, तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। या फिर किसी डिटर्मिनांट के कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के सभी संगत अवयव किसी दो पंक्ति या किसी दो स्तंभ के सभी संगत अवयव समानुपाती हो जाए तो भी डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है। अब यहां चेक मारना पड़ेगा हमको, यदि हम आपस में तीनों को जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, इसी में जोड़ देते हैं कॉलम 1 में, देखिए जोड़ने पर क्या आएगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, फिर इसमें जोड़िए b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब बाकी ज्यों का त्यों उतर जाएगा, b माइनस सी, सी माइनस ए और फिर a माइनस बी, ये हो जाएगा आपका c माइनस ए माइनस बी और फिर b माइनस सी, ठीक है। तो ये देखिए a से a कटेगा, b से b कटेगा, c से c कटेगा, b से b कटेगा, c से c कटेगा, a से a कटेगा, c से c कटेगा, a से a कटेगा, b से b कटेगा, तो टोटले कट गया, तो 0 0 0 नहीं बच गया, इसमें भी 0, इसमें भी 0, इसमें भी 0। और किसी डिटर्मिनांट के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ का यदि सभी अवयव 0 के बराबर हो जाए तो पूरे डिटर्मिनांट का मान 0 के बराबर हो जाता है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा 0 के बराबर। नहीं, चलिए ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। आइए अगले सवाल को देखेंगे, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आधारित है और ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आपको हम पहले ही बता दिए हैं, आप देखते ही इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। जो भी बच्चे पहले से पढ़ रहे हैं और जिनको ये कॉन्सेप्ट मालूम है वो देखते ही पहचान गए होंगे कि ये कौन सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होने वाला है। बस यही तो मतलब टैलेंट है, ठीक है, यही तो टेक्निक है क्वेश्चन को बनाने का। जब आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछा जाए और आप क्वेश्चन को देखकर उसके टाइप को पकड़ लीजिए, तो जब टाइप पकड़ा जाएगा, जब बीमारी पकड़ा जाएगा तब तो दवाइया चलिए जाएगा। आप बीमारी नहीं पकड़ा रहा है तो क्या कीजिएगा कि कभी ये एंटीबायोटिक दे दो, कभी वो एंटीबायोटिक दे दो, खाली एंटीबायोटिक दे दे के देखिएगा कि कौन सेट कर रहा है, उतना टाइम है तब तक पता चलेगा कि पेशेंट डेथ कर गया। एकदम डायरेक्ट देख कर बीमारी पकड़ लीजिए, नाड़ी पकड़िएगा तो कहिएगा कि वो बुखार लागल है ना, हाँ नाड़ी पकड़िएगा तो कहिएगा पेट में दर्द हो रहा है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, बहुत परेशान कर रहा है भाई, तू बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। चलो सवाल क्या है, देखिए x+1, x+2, x+3, जबकि कह रहा है कि यदि ABC समांतर श्रेणी में है तो सारणी का मान बताना है। यहां देख लीजिएगा x+1, x+2, x+3, इसके बाद x+2, x+3, x+4 ना हो, हाँ x+a, x+b और फिर x+c, ठीक है, देख लीजिएगा ये हो गया। अब कह रहा है कि इसका मान कितना के बराबर होगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं आपको लगाएंगे। यहाँ देखिए सेम है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इसके बीच का अंतर बराबर होगा,
बीच का अंतर बराबर होगा। कहता है एबीसी समांतर श्रेणी में, इसका मतलब इसके भी बीच का अंतर बराबर है, इसलिए इस डिटर्मिनेंट का मान कितना होगा 0 के बराबर। नहीं, हाँ, इसलिए इसका मान कितना हो जाएगा 0 के बराबर। चलिए अगला सवाल आपका है, यहां पर डिटर्मिनेंट का ही क्वेश्चन है, x और फिर क्या है तो x + 1 और फिर क्या है x - 1 और फिर क्या है x, यही है ना। हाँ, अब क्या करना है तो इसका मान निकालना है। चलिए क्रॉस कर लेते हैं, इसका मान निकालना है। इसके बराबर में 0 दिया गया है क्या? नहीं दिया गया है, तो सीधे सीधे मान निकालेंगे। क्रॉस करेंगे तो कितना हो जाएगा x² माइनस, ये देखिए a - b a + b, तो a² - b²। अब क्या करना है तो माइनस से गुना करना है, x² - x² अब +1, ये x² से x² कट जाएगा तो कितना बचेगा 1 ना, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1 के बराबर, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है। आइए अब कुछ डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आपके सामने हैं। तो डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन देखते ही आपका दिल गदगद हो गया होगा, क्योंकि हमने या तो डायरेक्ट सीधे फॉर्मूला होगा या फिर कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होगा। हाँ देखिए, देखकर ही आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का टाइप क्या है। एकदम डायरेक्ट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं, सीधा सीधा, बस समझ लीजिए। सवाल आपका कहता है कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, d sec x बटा में dx। ओहो, बटा में dx लिखना है, गुने में dx लिख रहे हैं। देख लीजिए, यानी sec x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताइए। sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन नंबर, sec x इंटू tan x। नहीं, इसके बाद दूसरा क्या है तो e के पावर में है cos x, d e के पावर में है cos x बटा में क्या है dx। सुनिए, e के पावर वाला का जो डिफरेंशिएशन होता है वो ज्यों का त्यों होता है, नहीं ज्यों का त्यों रहता है। तो सबसे पहले e के पावर वाला का डिफरेंशिएशन ज्यों का त्यों, इसके बाद इधर एक का डिफरेंशिएशन हुआ है ना, इधर cos बचला ही है, तो cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। चेक कर लीजिएगा ऑप्शन चेक कर लीजिएगा, माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर cos x, नहीं माइनस साइन एक्स इंटू ई के पावर cos x। चलिए अगले सवाल को देखिएगा। अगला सवाल आपका क्या कहता है, रूट अंडर tan x d रूट अंडर tan x, इसका डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो रूट वाला का क्रिया, तो रूट वाला का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 और रूट अंडर ज्यों का त्यों। हाँ, और बाद tan का, तो tan का होता है sec² x। देख लीजिए, tan का डिफरेंशिएशन होता है sec² x। हो गया। चलिए अगले सवाल को देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका है d log cos e के पावर x, d log cos e के पावर x। ध्यान दीजिएगा, है ना, d log cos e के पावर x। कैगो हो गया, एगो log है, एगो cos है, एगो e के पावर x है। नहीं, बस सिंपल काम करना है, पहले log वाला का 1/में x, x के जगह पर क्या है तो cos e के पावर x। अब cos का, तो cos का होता है माइनस साइन e के पावर x ज्यों का त्यों। अब e के पावर x का, तो e के पावर x ज्यों का त्यों। यहाँ देखिए साइन बटे cos यानी क्या हो जाएगा tan, तो माइनस tan e के पावर x इंटू e के पावर x। चेक कर लीजिएगा, माइनस tan e के पावर x इंटू क्या हो जाएगा तो e के पावर x। अगला सवाल आपका है cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपसे पूछ रहा है। cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन d cot इनवर्स x बटा में dx। तो cot इनवर्स x का होता है -1/1 + x²। अब माइनस को सिर्फ हटा दीजिएगा तो वो tan बन जाएगा। नहीं, चलिए अगला सवाल कहता है कि एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर पर r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन। देखिएगा, जब त्रिज्या का, जब वृत्त की बात कर रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है a बराबर πr²। नहीं, त्रिज्या के सापेक्ष परिवर्तन तो dA बटा में dr, पाई को बाहर कर दीजिए तो dr² बटा में क्या हो जाएगा dr, यानी dA बटा dr बराबर हो जाएगा आपका 2πr। और त्रिज्या का मान कितना कह रहा है 6 ना, त्रिज्या का मान कितना दिया गया 6, तो हो जाएगा 6 × 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति
प्रति सेंटीमीटर ना, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष है तो प्रति सेंटीमीटर। देखिए जब भी आपको वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात कर दे वो भी त्रिज्या के सापेक्ष, याद कर लीजिएगा, तो कॉन्सेप्ट पूरा बता दिए। जब भी आपको वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन की बात करे वो भी त्रिज्या के सापेक्ष, ठीक है। तो उस समय आपको क्या करना है कि जितना त्रिज्या रहेगा उसका दुगुना करके पाई लगा दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। जैसे त्रिज्या यहां पर कह रहा था 6, तो 6 का दुगुना कितना किए 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने इस तरीके से 25 क्वेश्चन को देखा और एकदम सीरीज में देख रहे थे। पहले रिलेशन एंड फंक्शन को देखे, इसके बाद इनवर्स को देखे, फिर मैट्रिक्स को, फिर डिटर्मिनेंट को, फिर फिर डिफरेंशिएशन को, और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन का भी एक क्वेश्चन हमने लिया है। तो ऐसे ही सीरीज में हम आपको क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। हो सकता है कि कल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आए, उसके बाद वाले एक्सरसाइज का क्वेश्चन आए, लेकिन 25 क्वेश्चन ऐसे आते रहेगा और 2 पार्ट में आते रहेगा, 25 आज 25 कल, जिसमें पूरा का पूरा किताब लगभग कवर होते रहेगा। और ये जो आपका 6 से 7 दिन का टाइम है, 6 से 7 दिन में हम कोशिश करेंगे कि एक बार पूरा का पूरा कवर हो जाए आपका, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम 3 टर्म आपको कवर कराए, एक तो पहले पढ़ा दिए, फिर बीच में एक बार पूरा का पूरा रिवाइज किया ऑब्जेक्टिव का, जिसमें प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखे, उसके बाद सब्जेक्टिव के साथ उसको रिवाइज किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है बेहतर होने का पूरा कंडीशन बन रहा है कि आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जितना हम मेहनत कर रहे हैं आपको हमसे थोड़ा सा ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यदि हम आपके लिए 2 घंटा मेहनत कर रहे हैं तो आप अपने लिए 4 घंटा मेहनत कीजिए, ठीक है, तब तो मजा आएगा ना। तो आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से मेहनत कर रहे होंगे और वो तो रिजल्ट ही बताएगा कि आप लोगों ने कितना ज्यादा मेहनत किया है। खैर, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहे, एग्जाम में बेहतर से बेहतर रिजल्ट करें। आशा ही नहीं, पूरी उम्मीद है आप लोगों से, आपके परिवार वालों को आप पर पूरी उम्मीद होगी, तो आप उनकी उम्मीद पर खरा उतरे। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।